Hello friends, there is one video in the A4SUP YouTube channel by the name Right Strategy to Prepare for the SSB Interview, where I've given a concept called Begin with the End in Mind. And there is one comment by a boy by the name Anurag Kumar. So this is the comment and I'll read it for you. सर, आपके वीडियोस को ध्यान से सुनने पे हमें क्या करना है और कैसे करना है ये बात पता चलता है, क्योंकि सर हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है उनसे हमारे व्यक्तित्व पे, विचार पे, कार्यशैली और जीवन शैली में खासा असर नहीं पड़ता, जबकि इसका उल्टा ही होता है। ये छोटी छोटी बातें ही और काम ही हमारे चित्त पर बहुत तरीके से असर करते हैं और हमारे में परिवर्तन लाती है। Thank you sir for exaggerating such small but important points which have great impact on our personality and we ignore due to knowledge and to live easy during that मोमेंट। ये कमेंट है अनुराग कुमार का। दोस्तों, अनुराग ने ये जो बात बोली है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाली बात, इससे बोलते हैं योर एबिलिटी टू पे अटेंशन टू डिटेल्स। एंड अगर आप अटेंशन टू डिटेल्स दे पाते हो, दिस शोज योर इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल शार्पनेस एज वेल एज इंटेलेक्चुअल डेप्थ। और जब आप ये करते हो तो ये आपका लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ या तर्क संगत सोच की क्षमता, हाई डिग्री ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, ग्रास्प एंड रीजनिंग को दर्शाता है, जो कि फैक्टर 1 की क्वालिटीज़ है। एंड जब आप इन बातों को एक्सप्रेस करते हो थ्रू रिटन वर्ड्स या थ्रू स्पोकन वर्ड्स, दैट क्लैरिटी, इंटरनल क्लैरिटी गेट्स रिफ्लेक्टेड एज एक्सटर्नल क्लैरिटी। नाउ इस बात को, अनुराग की इस बात को मैं एक TAT के रेस्पॉन्स के थ्रू दिखाऊंगा। आई विल शो यू अ पिक्चर एंड उस पिक्चर को हम फर्स्ट स्टेप पे, व्हेन आई शो यू, यू आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर इन 30 सेकेंड्स। सो क्विकली विल ऑब्जर्व इट। ऑब्जर्वेशन में पहला जो सोर्स है जो इस पिक्चर को देखेगा वो है आपकी आंखें, और आंखों से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए आपके ब्रेन में जाएगा। सो आंखों का काम इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना है, लेकिन उसको इंटरप्रेट, एनालाइज करना वो आपकी बुद्धि का काम है। सो विल डू दैट। सो लुक एट दिस पिक्चर। सो दिस इज द पिक्चर। सो लेट्स ऑब्जर्व इट। यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रीट विच इज फ्लडेड. You can see there is a person who is walking through the flood. There is a submerged car. कार के चारों टायर पानी में है. जो बंदा है उसका भी नी से ऊपर पानी भरा हुआ है. पानी है but it's not dangerously भरा हुआ पानी है. You can see the street. लेफ्ट साइड में पेड़ वगैरह हैं. And the tree, you can actually identify the prominent tree that is visible is a coconut tree. उसके नीचे से इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है. In front you can see an electric pole. To the right of the boy you can see an open gate. And the area is flooded and this person is wading through the water. इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद you have to write a story in 4 minutes. But the story, before you write, it has to be processed in your brain. That's where the creation of the story happens. And in the next phase, you express that story in the form of the TAT response. And to express, you use language, English language. And we call it power of expression. For the purpose of definition, power of expression is the ability of the candidate to put across his ideas adequately with ease and clarity. And clarity की बात यह है कि जब तक कैंडिडेट के अंदर इंटरनल क्लैरिटी नहीं होगा, एक्सटर्नल क्लैरिटी नहीं आएगा। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ इंटरनेट के थ्रू आपके माइक स्पीकर के थ्रू बाहर आ रहा है
एंड इट गोज टू योर ईयर्स, लेकिन मेरी बातों को समझने का काम आपके कानों का नहीं है. कान is a mechanical device which will convert my voice into electrical signals and it will send it to your brain. So मैंने आपके कानों के लेवल पे नहीं बात कर रहा, मैंने आपके बुद्धि के लेवल पे बात करना है. तो मैं इसी के ऊपर एक कैंडिडेट का रेस्पॉन्स दिखाऊंगा एंड वी विल सी कानों के लेवल पे ये कैंडिडेट क्या बोल रहा है, एंड आई विल आस्क योर कमेंट्स कि ये रेस्पॉन्स में कैंडिडेट इस सीन में क्या कहना चाहता है. एंड देन कानों से उठा के इसको मैं अपने बुद्धि के लेवल पे ले जाऊंगा, as it is done in the SSB as part of the psychological assessment. और फिर उसी स्टोरी को मैं कानों से उठा के बुद्धि पे ले जाके मुझे क्या समझ में आया ये करूँगा. और बिफोर यू वॉच द सेकेंड पार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं इसको पढ़ूंगा, आपके कानों के लेवल पे ये क्या बोल रहा है और बुद्धि के लेवल पे. इफ़ यू कैन डिफरेंशिएट दिस then you will know. If you want to perform well in the SSB, you should not target the ears or the eyes of the assessors. You should target the बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के लेवल पे वो आपको समझने की कोशिश करेंगे, कानों के लेवल पे नहीं. Your eyes and your ears are only the tools which to capture the data, external data and feed it to the brain. It is the रोल ऑफ द ब्रेन टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. मेरी बातों को आप बुद्धि से समझ रहे हो, ना कि कानों से. सो लेट्स लुक एट दिस. मैं इस रेस्पॉन्स को पढ़ूंगा, इसमें कुछ क्रॉसेस दिख रहे हैं, वो क्यों हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो लिसन टू द रेस्पॉन्स टू द गिवन पिक्चर. ही सेज, आई विल फर्स्ट रीड इट एंड आप उसे कानों से सुनोगे एंड देन यू पुट योर फीडबैक, क्या समझ में आया. इन द सेकेंड पार्ट आई विल अगेन रीड इट, बट दिस टाइम मैं कानों से उठा के उसे बुद्धि पे ले जाऊंगा. सो फिजिकल लेवल कान, इंटेलेक्चुअल लेवल बुद्धि. तो पहले फिजिकल लेवल पे बात करेंगे और फिर उसे उठा के इंटेलेक्चुअल प्लेन पे लेके जाएंगे. इंटरप्रिटेशन इंटेलेक्चुअल प्लेन पे, नॉट एट द लेवल ऑफ फिजिकल प्लेन. क्या समझ में आया? फिजिकल प्लेन एंड इंटेलेक्चुअल प्लेन. मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको फिजिकल प्लेन पे नहीं बातें कर रहा हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल प्लेन पे बातें कर रहा हूँ. बट मेरी बातें आपके इंटेलिजेंस तक पहुँचने के लिए मैं फिजिकल कान और आँख का इस्तेमाल करूँगा. बट कान एंड आँख आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिकोड माई मैसेज. इट हैज़ टू बी डन एट योर इंटेलेक्ट. सो फर्स्ट लेट मी रीड इट. कानों के लेवल पे आपको क्या समझ में आता है, देन आई विल अगेन रीड इट एंड आई टेक इट टू द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट. So the response is, Samar is a boy from a small village, Sambar. It was raining heavily from the past 3 days when suddenly the river going through his village came in spate and flooded his whole village. To save himself and his cattle, bracket mein sheeps, he took shelter on the first floor of his house along with his cattle, as the cattle was important for him. He also took important items like pulses, floor and torch as emergency. After the weather got normal, he tries to contact near relief supporting team. He tries to contact near relief supporting team, but there was no network, no electricity. So he decided to create an SOS. He comes out of his house and smashes the back window of the car outside his home, where he got a stepney. He burned the tire and used this as an SOS signal. Rescue team, on getting the news about flood, reached the village and sees the black smoke or of SOS. Later, they rescue Samar with his cattle and other people of village. So this is the story by a candidate. Incidentally, this candidate is going for the first time
and is a graduate entry. His language skills are good. He's sharp, but he has responded like this to this picture. Now, so this is, I have read it, you have heard it. I have read it, you have heard it. You heard it at the level of your ears. Now, I want you to comment before you watch the next part of the video. So, I'll request you to pause it here. Comment what have you received out of it. And once you finish with that, you again play the video. And this time, again, I will read it line by line, as it is done in the SSB, and as your own responses and your own communication will be interpreted. And then when I shift this entire story from my ears to my intellect, we will see how this same story is getting understood or interpreted by the psychologist. और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप भी अपनी ट्रेनिंग में ध्यान रखना, कानों के लेवल पे ट्रेन नहीं करना, बुद्धि के लेवल पे ट्रेन करना, क्योंकि कानों को मीठी बातें सुनना पसंद है, लेकिन बुद्धि कड़वा सच देख सकता है और सही गलत का भेद कर सकता है। कान सही और गलत में भेद नहीं कर सकता, लेकिन बुद्धि कर सकता है। तो आपका काम है ट्रेनिंग के टाइम बुद्धि का इस्तेमाल करके करो, कानों को मीठा लगने वाला मत करो, क्योंकि कान भ्रमित कर सकता है। सो पॉज इट, पुट योर कमेंट्स, and then once you finish with that, replay it. So this time I will again read this, and कानों से आप सुनोगे, बट मैं कानों से सुनने के बाद उसको शिफ्ट करूंगा इंटेलेक्ट में। क्या आपको वो शिफ्ट का असर इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड द वे यू आर लुकिंग एट द रिस्पॉन्स, क्या ये समझ में आता है? देखना, कानों से आप हियर कर सकते हो, लेकिन बुद्धि से आप लिसन एंड कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। Active listening करेंगे. So I'll read it once again. Pay attention. So you have the picture. Samar is a boy from a small village, Sambar. तो most probably ये जो बंदा पानी में चल रहा है, he is Samar and he belongs to a small village. Name of the village is Sambar. So that's fair. It was raining heavily from past 3 days. So definitely the boy candidate has observed the flood, and he has created the cause for the flood as raining since last 3 days. 3 दिन से बारिश हो रहा है, so naturally flood को उसने observe किया हुआ. That's why he has made this statement. When suddenly it was raining heavily from the past 3 days, when suddenly the river going through his village came in spate and flooded his whole village. So what does it says? कि since past 3 days there was heavy rains, due to which there was a river close to his village that used to pass through his village. That village के जो river में पानी का स्तर बढ़ गया, and which resulted into flooding of the whole village. So this scene is of his village in the conditions of flood. यहाँ तक समझ में आता है, and it's matching with what's given. Next line. To save himself. He says, to save himself and his cattle, he took shelter on the first floor of his house along with his cattle. Now यहाँ से एक लॉजिकल फ्लॉ शुरू हो जाता है. कानों के लेवल पे क्या लगता है कि समर अपनी जान बचाने के लिए और अपने कैटल की जान बचाने के लिए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चला गया. लेकिन जब मैं इसको एक डेप्थ में समझने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ चीज़ों पे मुझे क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है. एंड वो है टू सेव हिमसेल्फ. Why is Samar talking about saving only himself and his cattle, not his papa, not his mummy, not his brothers and sisters, not his dada dadi? Why only Samar? क्या समर अपने कैटल्स के साथ, शीप्स के साथ उस डबल स्टोरी घर में, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर में, क्या वो अकेला रहता था? अगर रहता तो उसके माँ बाप, भाई बहन सब कहाँ हैं? ये समझ में नहीं आया. दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूँ. कानों से नहीं सुनना, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ मैं. लेवल 1 कान, लेवल 2 इंटेलेक्ट. टू सेव हिमसेल्फ,
Why himself? It should be to save himself and his immediate family. That's the first, immediate family. And next, to save his neighbors and other fellow mates who are in the village. But no, he's talking about himself. It raises a question, why himself? Is he highly selfish, where he's not bothered about his immediate family members, forget about neighbors? क्या है ये, समझ में नहीं आया. हैव यू अंडरस्टूड? कानों के लेवल पे नहीं, बुद्धि के लेवल पे ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे बताना क्या समझ में आया. टू सेव हिमसेल्फ, देखो लिखा हुआ टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज कैटल, शीप्स. कैटल लिख के उसने क्लियर कर दिया, गाय भैंस नहीं, शीप. तो मेरा सवाल है, व्हाई दिस सेंटेंस इज नॉट लाइक दिस, टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एंड हिज कैटल्स. ऐसा ना लिख के ही हैज रिटन टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज कैटल, शीप्स. He took shelter on the first floor of his house along with his cattle. So बड़ा clear है कि जो shifting है ground floor से first floor, it is only he himself and his cattle, and nobody, no family members has been referred. So it will be not fair on the part of the psychologist to assume कि उसके माँ बाप को भी शिफ्ट कर दिया, बिकॉज अगर कैटल को इतना इंपॉर्टेंट दे सकते हो तो फैमिली मेम्बर्स को क्यों नहीं दिया. ये बात एक सवाल पूछता है, और ये सवाल उसके फैक्टर 1 की बजाय उसके फैक्टर 2 पे आता है. क्या उसे एक सामाजिक समझ नहीं है? और उसमें लिखा है, इस लाइन को दोबारा देखना, ही टुक शेल्टर ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ हिज हाउस अलॉन्ग विथ हिज कैटल्स, कॉमा, एज द कैटल वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम. तो शीप्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम. What about his father? What about his mother, brothers and sisters, grandparents, if they were there? Are they not important to him? Or you have just decided to leave them and take care of yourself and the cattle? Now, ये मैं कानों के लेवल पे नहीं पूछ रहा हूँ, बुद्धि के लेवल पे. बुद्धि के लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछा जाता है, लॉजिकल थिंकिंग कान नहीं कर सकता, बुद्धि. सो मुझे जरूर बताना इस स्टेटमेंट से जो मैं कहना चाहता हूँ उसका भाव आपने बुद्धि के स्तर पर पकड़ा या इसे इग्नोर कर रहे हो कि नहीं बाबू सर गलत बोल रहे हैं, शीप को और उसको ही बचाना है, वो लॉजिकल है. मुझे जरूर कमेंट मारना, और आपके कमेंट फिजिकल लेवल पे L1 पे ना आए, इंटेलेक्चुअल लेवल L2 पे आना चाहिए. नाउ व्हेन यू डू दिस, नाउ उस कैंडिडेट से जब मैंने ये सवाल पूछा वो कंफ्यूज हो गया. The candidate who wrote this story, when I in the psychological test assessment, जो online psychological test assessment हो जहाँ पे each response is evaluated, तो उससे when I asked what about your parents, what about your mother, father, brother, sister, he got confused. तो उसने बोला नहीं वो भी आएंगे ना सर. मैंने कहा वो तो मेंशन नहीं है. बोला नहीं सर वो अंडरस्टूड है ना. मैंने कहा नहीं अंडरस्टूड इसलिए नहीं है बिकॉज यू हैव स्पेसिफिकली रिटन दैट यू शिफ्टेड द कैटल बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट टू यू, और यू हैव नॉट मेंशन दैट यू ऑल्सो शिफ्टेड योर पेरेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. इट्स नॉट अंडरस्टूड कि ये एक्शन हुआ है नहीं है, आप अकेले रहते हो पेरेंट्स के साथ. ही एक्चुअली गॉट कन्फ्यूज बिकॉज आई शिफ्टेड हिम फ्रॉम physical speaking to intellectual comprehension and clarification, because after all power of expression का definition हमने देखा, it is your ability to express your ideas adequately with ease and clarity. तो इसमें information adequate नहीं था, clarity नहीं था, तो मैंने clarity मांगा, तो मांगते ही उसके ऊपर प्रेशर आ गया because I shifted from physical L1 to intellectual L2 plane. And मुझे बताना आपको क्या समझ में आया ये फिजिकल कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन में. मैं कैंडिडेट की बातों को इंटेलेक्चुअली इवैल्यूएट कर रहा था, लेकिन उसने मेरे फिजिकल कानों को टारगेट किया. समझ में आया तो मुझे बताना. आप भी चेक करना क्या आप भी अपने कम्युनिकेशन में कहाँ पे टारगेट कर रहे हो. साइकोलॉजिस्ट जीटी और इंटरव्यू के इंटेलेक्ट पे टारगेट कर रहे हो या उनके कानों पे और आँखों पे. कानों और आँखों का काम इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके ब्रेन तक ले जाना है. ब्रेन का काम है इंटरप्रिटेशन. जरूर बताना क्या लिखा. आगे बढ़ता है. ही ऑल्सो टुक इम्पॉर्टेंट आइटम्स लाइक पल्सेस, फ्लोर एंड टॉर्च एज एमरजेंसी. नाउ जब मैं इसको कानों से उठा के इंटेलेक्ट पे ले जाता हूँ तो मुझे इस लाइन से ये समझ में आता है कि कैंडिडेट दिखाना चाहता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, क्योंकि पानी भरा हुआ है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में, तो उसने पल्सेस दाल चावल सब ले लिए, फ्लोर आटा ले लिया,
इमरजेंसी के लिए टॉर्च ले लिया क्योंकि लाइट नहीं है, ये सब लेके कहाँ चला गया, फर्स्ट फ्लोर में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पल्सेस, आटा, दाल, चावल क्या वो खुद ही बनाता है या उसके मम्मी बहन घर पे बनाती है? सी देयर इज नो, ही इज डूइंग सो मेनी ही इज ट्राइंग टू शो दैट हाउ वेल आई एम ऑर्गेनाइज्ड इन दिस पॉइंट ऑफ क्राइसिस, बट ही हैज फॉरगॉटन दैट ही इज एक्टिंग अलोन. Where is the family members? Where is the ability to help each other, cooperate, social understanding, emotional understanding? He is working in isolation. ये मैं लेवल 2 इंटेलेक्ट के लेवल पे बोल रहा हूँ. लेट्स मूव फर्दर. आफ्टर द वेदर गॉट नॉर्मल. आफ्टर द वेदर गॉट नॉर्मल मतलब स्टार्टिंग में बोला था 3 दिन से बारिश हो रहा है और फ्लड हो गया. अब वो बारिश बंद हो चुका है और फ्लड नॉर्मलाइज हो रहा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा चला गया बट नॉर्मलाइज हो रहा, मतलब द रिस्क associated with the flood has reduced, normalized हो गया ना. He writes, after the weather got normal, he tries to contact nearby relief supporting team, but there was no network, no electricity. तो जब तक सिचुएशन गंभीर था तब तक वो फर्स्ट फ्लोर में था. जब नॉर्मलाइज हुआ तब वो बाहर आया और बाहर आने के बाद ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट द नियर रिलीफ सपोर्टिंग टीम. क्या ये, जब इसको मैं कानों से उठा के इंटेलेक्ट पे ले जाता हूँ तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या रिलीफ टीम वहाँ पे पहुँची है? फॉर एग्जांपल NDRF हो या कोई NGOs हो जो इस काम में करता है, क्या ये रिलीफ टीम इससे पहले, मतलब हमारा समर के बाहर जाके उसको ढूंढने या उसको नेटवर्क नहीं है बोलने से पहले, क्या वो रिलीफ टीम वहाँ आया था? अगर आया था तो क्या इसके माँ बाप और पड़ोसी सब चले गए हैं और ये किसी तरह से छूट गया है? क्या 3 दिन पहले रेन हुआ, फ्लड हुआ, क्या ये फ्लड इमरजेंसी लेवल पे चला गया कि वो रिलीफ टीम को ढूंढ रहा है? क्या रिलीफ टीम वास्तव में एक्टिवेट हुआ है या अभी भी उस तरह का डेंजर लेवल नहीं है? ये समझ में नहीं आया. तो मुझे समझ में नहीं आया कि जब रेन ही नॉर्मलाइज हो गया एंड उसके घुटने से नीचे पानी, अगर आप फोटो में देखोगे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा what was his requirement of looking for relief team and बोलो कि मोबाइल नेटवर्क नहीं. क्या रिलीफ टीम एक्टिवेट हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो ये पहले सेक्शन में क्यों नहीं आया, मतलब स्टोरी के पहले पार्ट में क्यों नहीं आया कि NDRF का टीम या रिलीफ टीम आके गया बट समर उसकी फैमिली छूट गई या समर छूट गया उसकी फैमिली चली गई? कुछ क्लियर नहीं हो रहा. तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया वाई ही हैज़ क्रिएटेड दिस स्टेटमेंट. दोबारा पढ़ता हूँ. After the weather got normal, he tries to contact near relief supporting team, but there was no network, no electricity. ये स्टेटमेंट का क्या लॉजिकल कंक्लूजन मैं निकालूं? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बिकॉज वो तो आराम से बैठा हुआ था फर्स्ट फ्लोर में और बाकी लोगों का अड़ोस पड़ोस का कोई रेफरेंस नहीं. वहाँ से क्या ये 3 दिन के बाढ़ में इतना पानी चढ़ गया था कि सबको वहाँ से रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया, उसके माँ बाप भी कहीं चले गए, ये छूट गया, ऐसा कुछ आया नहीं. सो दिस लाइन रेजेस क्वेश्चन इन माई माइंड जिसका आंसर ना वो कैंडिडेट दे पाया ना मुझे मिला. तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ क्या आपको जवाब मिल रहा है? नॉट लेवल 1 पे, लेवल 2 इंटेलेक्ट पे. बताना, जरूर बताना. आगे बढ़ते हैं. सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट एन SOS. SOS इज ए इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल. ये एक इंटरनेशनल कोड है SOS, इमरजेंसी डिस्ट्रेस के टाइम पे, और इसका फुल फॉर्म है, ये बेसिकली नेवल या सी में, ओशन में यूज़ होता है एंड इट इज़ कॉल्ड सेव आवर शिप. इसको कुछ लोग सेव आवर सोल भी बोल देते हैं कि जब शिप कुछ हो जाता है, कोई रेक हो जाता है, कहीं आइलैंड में फंस जाते हैं तो SOS क्रिएट करते हैं. तो ही सेज ही डिसाइडेड टू क्रिएट एन SOS, सेव आवर शिप की जगह इट्स एन इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल. बट मुझे समझ में नहीं आया, घुटने से नीचे पानी है, घुटने से नीचे पानी है, और आपने 2 लाइन पहले लिखा आफ्टर द वेदर गॉट नॉर्मल, तो फिर SOS क्यों क्रिएट कर रहे हो? हुआ क्या है? आपके कैटल और आपका सेल्फ जिसको आप बचाना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, आपके पास पल्सेस है, राइस है, टॉर्च है, आटा भी है, फिर ये SOS घुटने से नीचे पानी है. घुटने से नीचे पानी है. ये नहीं बताया कि पहले 3 में जो फ्लड है वो बहुत बुरी तरह से हो गया था, रिलीफ टीम आके चली गई, ये छूट गया, और आप अचानक बाहर आते हो नॉर्मलाइज होने के बाद, एंड देन यू लुक फॉर रिलीफ टीम, विच आई डोंट नो व्हेन डिड दे कम,
and how he got left, and now you create a SOS. You're trying to show problem solving, but I don't know what is the problem. This is a problem solving step. What is currently happening? Our character is creating SOS situation, but I have not understood what is the situation. It is normalizing. आपने बोला after the weather got normalized, and घुटने से नीचे पानी मुझे दिख रहा है, I'm sure आपको भी दिख रहा है. So he says, so he decided to create an SOS. He comes out of his house. वो अपने घर से बाहर बाढ़ की स्थिति में आता है. तो दिस सीन has come. और इस सीन में उसके गले तक पानी नहीं है, उसके नाक तक पानी नहीं है, उसके घुटने से थोड़ा ऊपर पानी है. सो इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. ही इज सेफ. हाँ, कोई रोड में कोई पॉटहोल वगैरह हो तो अंदर घुस सकता है. लड़के ने बोला सर रोड में गड्ढा हो सकता है. यार एक लकड़ी लेके मार लो ना, इसके लिए एसओएस क्यों क्रिएट कर रहे हो? इंडिया में कहाँ कहाँ बाढ़ आता है. वी डोंट क्रिएट ऑलवेज एसओएस. एक लकड़ी पकड़ के मार मार के चलते, कोई गड्ढा हो तो अपने आप साइड बदल के चल जाते हैं. सो आई हैव नॉट अंडरस्टूड हिज एक्सप्लेनेशन. ही सेज, so he created an SOS. He comes out of his house and smashed the back window of the car outside his home, where he got a stepney. Stepney मतलब spare tire. तो SOS क्रिएट करने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर समर क्या करता है? वो अपने घर से बाहर आता है, जो कि ये सीन है, और वहाँ पे एक कार खड़ा है जो कि इस सीन में दिख रहा है. उसका बैक साइड का विंडो को वो तोड़ देता है, और विंडो को तोड़ता तो उसके अंदर से मिलता है एक कार का टायर, स्पेयर टायर, जैसे कि उसने स्टेपनी बोला है. ही बर्न द टायर एंड यूज्ड दिस एज एन SOS सिग्नल. तो उसने उस टायर में आग लगाया, जैसे भी किया, लकड़ी उकड़ी बांध के उसके अंदर कैरोसिन छिड़क के आग लगाया, एंड उसे यूज़ किया एक SOS सिग्नल, सेव आवर सोल, सेव आवर शिप की तरह आग लगा के. तो कानों के लेवल पे समझ में आ गया, उसने आग लगा दिया. लेकिन जब मैं इसको बुद्धि के लेवल पे ले जाता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आया ये आग लगा के किसको अट्रैक्ट कर रहा है. ये आग का धुआं किस लेवल तक जाएगा, इसको कौन देखेगा? क्या अड़ोस पड़ोस वाले लोग देखेंगे, या वो टीम देखेगी, रेस्क्यू टीम, जिसको ये खुद नहीं देख पा रहा और वो रेस्क्यू टीम धुआं देख रहा है आग का, या हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू चल रहा है, क्या चल रहा है? और अगर इतना ही SOS क्रिएट कर रहा है तो ये सारा काम समर तक सीमित क्यों है? इसके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, लोग बाग हैं अगल बगल में, क्या उनके घर को ये बाढ़ प्रभावित नहीं कर रहा? क्या वो लोग भी घर के फर्स्ट फ्लोर में, क्या वो लोग भी बाहर निकल के एक एक टायर जलाएंगे? ये मुझे समझ में नहीं आया. अगर आपको बुद्धि के लेवल पे समझ आए तो मुझे ज़रूर बताना. मुझे बुद्धि के लेवल पे समझ में नहीं आया. आप मुझे बुद्धि के लेवल पे समझ लो, क्योंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ग्रुप टेस्टिंग का असेसमेंट, इंटरव्यू का असेसमेंट बुद्धि के लेवल पे होगा. ये कानों पे टारगेट किया, बुद्धि पे नहीं. इस सवाल का जवाब कैंडिडेट नहीं दे पाया. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताना क्या समझ में आया. ये एक ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट में जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की बात मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना. नाउ so he burned the tire and used this as an SOS signal. Rescue team on getting news. He says rescue team on getting the news about flood reached the village and sees the black smoke as SOS. अब ये लाइन मुझे और कंफ्यूज करता है. आपने बोला कि 3 दिन पहले बारिश हुआ, फ्लड हुआ, आपने अपनी जान और कैटल की जान बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर में चढ़ गए आटा दाल चावल लेके, और उसके बाद आफ्टर द वेदर गॉट नॉर्मल, वेदर नॉर्मलाइज हो गया, तो थिंग्स, फ्लड ख़त्म नहीं हुआ लेकिन स्टेबलाइज हो गया. आप बाहर आए, रेस्क्यू टीम को देखा, आपने नहीं देखा, फिर आपने टायर जला के SOS क्रिएट किया, एंड देन सडनली नेक्स्ट लाइन में लिखते हो रेस्क्यू टीम ऑन गेटिंग द न्यूज़ अबाउट फ्लड. तो मेरा सवाल है, रेस्क्यू टीम को ये न्यूज़ किससे पता चला? इस टायर के आग से पता चला, सरकार से पता चला, या किसी और से पता चला, या इलॉजिकली ये लिखा हुआ है रेस्क्यू टीम ऑन गेटिंग द न्यूज़ अबाउट फ्लड. तो ये फ्लड का न्यूज़ कहाँ से मिला? ये टायर जलने से मिला या किसी और सोर्स से मिला? टायर कहाँ से मिला? एंड देन ही सेज द रेस्क्यू टीम ऑन गेटिंग द न्यूज़ अबाउट फ्लड रीच द विलेज. तो इसी विलेज में था क्या? अगल बगल के क्षेत्रों में नहीं था? और इस विलेज में फ्लड है करके किसने न्यूज़ दिया? और फिर लिखता है एंड सीज द ब्लैक स्मोक. अब रेस्क्यू टीम ने ब्लैक स्मोक देखा.
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया क्या ये ब्लैक स्मोक कारण है रेस्क्यू टीम को पता चलने के लिए कि विलेज में फ्लड है। इज माई क्वेश्चन क्लियर? ये क्वेश्चन कानों के लेवल पे नहीं समझ में आएगा, बुद्धि के लेवल पे समझ में आएगा। मेरा सवाल है, समर ने जो टायर जलाया, क्या उस टायर के धुएं से रेस्क्यू टीम को पता चला? क्या रेस्क्यू टीम ऑलरेडी एक्टिव था, ये धुएं के बाद एक्टिव हुआ, या खबर मिलने के बाद कि विलेज में फ्लड हो गया? ये मुझे सीक्वेंस समझ में नहीं आया। मेरा सवाल आपको समझ में आया तो पहले वो लिखना यस, और अगर सवाल समझ में आ गया तो मुझे इस गुत्थी को सुलझाओ कि इस टायर को जलाने से रेस्क्यू टीम को पता चला कि फ्लड आया, या फ्लड आया पता चल के रेस्क्यू टीम विलेज में आया तब देखा यहाँ तो धुआं भी आ रहा है। सीक्वेंसिंग मुझे क्लियर करो। कैंडिडेट नहीं कर पाया, जिस कैंडिडेट ने ये लिखा वो क्लियर नहीं कर पाया फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट पर। सो दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूं। रेस्क्यू टीम ऑन गेटिंग द न्यूज अबाउट फ्लड। मेरा सवाल, कहां से मिला रेस्क्यू टीम को? टायर के जलने से या किसी और सोर्स से? अबाउट फ्लड रीच द विलेज। तो ये विलेज में जो रीच किया वो टायर के जलने से नहीं हुआ, न्यूज के मिलने से हुआ। और जब विलेज में पहुंचे, सी द ब्लैक स्मोक एज SOS, तब उन्होंने ब्लैक स्मोक। तो मुझे तो ये पूरा सीक्वेंस इलॉजिकल लग रहा है। क्या आपको लॉजिकल लग रहा है? मुझे जरूर बताना। लेटर दे रेस्क्यू समर। लेटर, क्योंकि ब्लैक स्मोक दिख गया तो उन्होंने समर को रेस्क्यू किया विथ हिज कैटल्स एंड अदर पीपल ऑफ विलेज। अब लास्ट में हाफ लाइन एंड अदर पीपल ऑफ विलेज करके उसने पूरे विलेज को बचाया। तो मुझे समझ में नहीं आता है, इस विलेज में जब इतना बड़ा फ्लड आया, सो कॉल्ड फ्लड, तो समर के अलावा और कोई इसमें कोई एक्ट नहीं किया। पूरा खेल समर पे ही चल रहा है। समर 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 SOS क्रिएट कर रहा है एंड ऑल अदर पीपल ऑफ द विलेज वर सेव्ड। अभी भी इसमें ये नहीं लिखा वर हिज ओन फैमिली मेंबर्स सेव्ड। आप देखो, एंड अदर पीपल ऑफ विलेज। सो क्या समर के माँ बाप को भी उसने अदर पीपल ऑफ द विलेज बोला है? आर दे अदर पीपल ऑफ द विलेज और आर दे हिज फैमिली मेंबर्स? तो इस कहानी में मुझे बहुत सारे इनकंसिस्टेंसी मिल रहा है, कानों के लेवल पे नहीं, बुद्धि के लेवल पे। क्या आप जब अपने रेस्पॉन्सेस को लिखते हो, क्या वो कानों के लेवल पे लिखते हो या बुद्धि के लेवल पे? इसीलिए हमारा जो अनुराग का फीडबैक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते और हम ये OLQ दिखाने के चक्कर में, स्प्रिंकल OLQ करने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जो कानों के लेवल पे टारगेट करते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GTO के बुद्धि के लेवल पे नहीं टारगेट करते, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है और हम अपनी बात को रख नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी बात को खुद भी समझ नहीं पाते, क्योंकि वी लैक इंटरनल क्लैरिटी विच रिजल्ट्स इन एक्सटर्नल लैक ऑफ एक्सटर्नल क्लैरिटी। तो क्या समझ में आया मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज इससे जब बताओगे, इसके बारे में जब बताओगे, देन यू विल नो कि दिस इज़ नॉट सो सिंपल एज यूर थिंकिंग एंड दिस नीड्स सर्टेन डिग्री ऑफ paying attention to details. You increase your ability to pay attention to detail and your performance will go many-fold and your probability of success through SSB will increase many fold. जरूर कमेंट करके बताना कि इससे क्या समझ में आया। Okay friends, the AFSOP classes are available in the online as well as in the offline mode. In the online, full psychological test and its video-based assessment is available, where your entire psychological test evaluation will be done one-to-one. Also, personal interview over the Zoom meeting is available in the online mode, where you will be put through a full-fledged interview and its interpretation, the assessment will be given. Also, you'll be given access to 8 pre-recorded videos based on which you can prepare for your interview and then give the interview. Video recordings for both psychological test and personal interview, you can obtain it on request. इसके अलावा in the offline mode, 2 weeks AFSOP composite batch consisting of self-management, leadership and SSB is available at Pune. Fresh batch starts every Monday, and to register for both these courses, both for the online as well as for offline, please contact at 9090099035 /
827-5577-650. In case you wish to register for the PG/hostel, you can contact oblique WhatsApp at 77986471777 and we'll do the needful. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe the Safe for Supi channel, share it with your friends and do press the bell icon. Thank you and may God bless you. Thank you very much.